नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइड स्टोरीज में, जहाँ पे हम मंच लेकर आए हैं उन युवा प्रतिभाओं के लिए, जिनके अंदर प्रतिभाएं तो कूट-कूट कर भरी है, परंतु उनको मंच नहीं मिल पाता। और ऐसे में ही हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। जैसे कि आज 7 मई है और आज रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है, तो ऐसे में आपको बहुत सारे वरिष्ठ जन मिलेंगे जो उनके बारे में अपनी राय रखते हैं। परंतु हमारे मध्य में एक युवा साहित्यकार एवं कवि हैं, प्रांशु आदित्य, जो कि उनके बारे में अपनी सोच हमारे साथ साझा करेंगे। प्रांशु जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद साक्षी। और साइड स्टोरी के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बिल्कुल। दर्शकों से मैं यही कहना चाहती हूँ, जितने भी दर्शक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, कि आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैं प्रांशु जी से मिली, तो उन्होंने मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में वो बातें बताई जो कि मैं खुद भी नहीं जानती थी। और ये मेरे लिए बहुत ही हैरानी वाली बात थी कि इतनी छोटी उम्र में इतनी अधिक जानकारी किसी व्यक्तित्व के बारे में रखना अपने आप में ही हैरानी वाली बात थी। और मुझे लगता है कि समाज को ये ज़रूर जानना चाहिए कि आज का युवक केवल गलत ही नहीं है, लापरवाह ही नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत से काम कर रहा है जो कि हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमारे देश का भविष्य एक सुरक्षित हाथों में है। प्रांशु जी, अपने आगे की बातचीत में मैं जानना चाहूँगी आपके बारे में। अपने बारे में कुछ बताइए हमें। आप कहाँ से हैं? क्या कर रहे हैं? आपकी उम्र क्या है? और ये जो लिखने का कार्य आप कर रहे हैं, आप कविताएँ लिखती हैं बहुत अच्छी-अच्छी। इनक ये जो सफ़र है आपका, उसके बारे में हमें बताइए। जी, मैं मुख्यतः ठियोग से हूँ, पर मेरी अपब्रिंगिंग बचपन से ही शिमला में ही हुई है। मेरे दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं शिमला में। तो असल में मेरे पिताजी लिखते हैं। मेरे पापा को हॉबी है, मतलब उनकी ये। तो वो 2 बुक्स भी लिख चुके हैं। एक कविता संग्रह है, एक कहानी संग्रह है। और तो बचपन से ही एक ऐसा वातावरण मिला कि लिटरेचर की तरफ, साहित्य की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो जब मैं 13 या 14 साल का था, मैंने पहली कविता लिखी थी और तब से कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ लिखने की। बहुत अच्छी बात है, आपके पिता लिखते थे और पिता से आप अपने पिता को आदर्श मानते हैं। प्रांशु जी, आज रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है। बहुत सारे बड़े-बड़े मंचों पे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग आज बातचीत कर रहे होंगे। तो जी। उनके बारे में, वो एक महान कवि थे, हम सभी जानते हैं। वंदे जी। मातरम हम गाते हैं, उन्हीं का लिखा हुआ, उन्हीं का दिया हुआ है। तो कहीं न हम्म। कहीं हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में आप क्या जानते हैं? आपकी सोच क्या है? और उनकी क्या चीज़ें आपको पसंद है जिसके कारण आप उनको इतना पढ़ते हैं? अ, असल में तो मैं खुद को समझता नहीं हूँ कि मैं उस लायक हूँ कि रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर, या रविंद्रनाथ टैगोर आप कहें। उनका सही नाम ठाकुर था, बट ब्रह्म बंधव उपाध्याय ने 1901 में उन्हें टैगोर नाम दिया था। तो कि मैं उनके ऊपर कुछ कह सकूं, मैं खुद को इस लायक मानता नहीं हूँ। बट फिर भी जो मुझे उनके बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, आपके साथ साझा करूंगा। असल में रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे, वो एक आर्टिस्टिक फैमिली में पैदा हुए थे। उनकी फैमिली में लगभग सभी, उनके पिता एक फिलोसोफर थे, उनके कुछ बड़े भाई बहन, कोई म्यूजिशियन था, कोई पोएट था, कोई फिलोसोफर था। तो उन्हें बचपन से ही एक ऐसा वातावरण मिला कि उन्हें लिटरेचर की तरफ उनका इंटरेस्ट जागने लगा। तो उन्होंने पहले अपना पेन नेम जो यूज किया वो था भानु सिंघा ठाकुर। और जैसा मैंने बताया, 1901 में ब्रह्म बंधव उपाध्याय ने रविंद्रनाथ ठाकुर को रविंद्रनाथ टैगोर कहा। तो वहां से उनको टैगोर नाम मिला। और हाँ, एक कमाल की बात, जो हमारे उपाध्याय जी थे, वो स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे, स्वामी विवेकानंद के क्लासमेट। तो जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके पिताजी चाहते थे कि वे लॉ करे इंग्लैंड से। तो वे इंग्लैंड गए लॉ की पढ़ाई करने, पर क्योंकि उनका लिटरेचर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था, वो वहां जाकर सिर्फ लिटरेचर ही पढ़ते रहे। वो बिना डिग्री के वापस आ गए। उन्होंने जी भर के लिटरेचर पढ़ा। और 2000 से ऊपर कविताएं लिख चुके हैं रविंद्रनाथ टैगोर, लिखी है उन्होंने। 12 उपन्यास, नॉवेल्स लिखी है उन्होंने। और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, सॉन्ग्स, ड्रामास, ना जाने क्या क्या, पेंटिंग वो करते थे। तो एक, जिसे कहते हैं ना, मतलब सर्वगुण संपन्न कला के क्षेत्र में कोई भी ललित कला ले लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो जो
वेस्ट के जो अंग्रेज थे उस टाइम, वो भी हिल गए, ये क्या आंधी है, रविंद्रनाथ टैगोर ये क्या चीज है। और जब खास करके जब उनका गीतांजलि जब पब्लिश हुई, तो उन्होंने मतलब यूरोप उससे तो हिल ही गया था। यहाँ इतना हिल गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर पहले नॉन यूरोपियन बने जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया, पहले नॉन यूरोपियन, गीतांजलि के लिए। और इसके अलावा क्योंकि मैं एक छोटा सा थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, तो मुझे उनके ड्रामास बहुत पसंद है। एक उनका ड्रामा है द पोस्ट ऑफिस, हिंदी में डाकघर। उसे जी। डब्ल्यू बी यीट्स ने जो है अंग्रेजी में कन्वर्ट किया था, और उन्होंने खुद भी माना था कि ये एक मास्टरपीस है और बहुत सुंदर कहानी है। एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो बीमार है और घर से बाहर जाना चाहता है, बट उसके पेरेंट्स उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं तू बीमार है बाहर मत जा। बस बहुत प्यारी सी कहानी है। तो बहुत ये सब। आपने हमें जो बातें बताई कि टैगोर उनका सरनेम नहीं था, ये मुझे नहीं पता था। सच्ची आपसे जो ओह। बात बताऊँ, और मुझे लगता है कि जो श्रोता और दर्शक आपको सुन रहे होंगे, कहीं न कहीं वो उनको भी ये नहीं पता होगा, अधिकतर को। और जैसे कि आपने बताया कि उनके जो ड्रामा आपको बहुत पसंद थे, आप एक राइटर हैं, एक कवि हैं, और आपकी कविताएँ हमने बहुत बार सुनी हैं, और हमें गर्व होता है जब हम आपको कविता सुनते हैं, आपकी कविताएँ, क्योंकि उसमें इतने अच्छे भाव आपने लिखे होते, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया होता है। ऐसे में मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि रवींद्रनाथ टैगोर खुद भी एक बहुत अच्छे कवि थे। उनका लिखा वंदे मातरम हम सभी गाते हैं, हमारे देश का पहचान है एक तरीके से, जो उनका लिखा हुआ हमें मिला है। तो आपको उनकी कौन-सी रचना बहुत पसंद है, उसके बारे में हमें बताएँ? हाँ, सच अभी राष्ट्रीय गान की और राष्ट्रीय गीत की आपने बात की, तो मुझे एक बात ध्यान में आई। असल में रविंद्रनाथ टैगोर ने 3 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। एक हमारा जो है, जो बांग्ला में था, भारतो भाग्यो क्या था वो, भारतो भाग्यो विधातो, जिसके जिसे हमने जनगण मन, जो भारत का राष्ट्रीय गान है। और अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। और जो श्रीलंका का राष्ट्रीय गान है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोइम से ही इंस्पायर्ड है। तो मुझे ये चीज ध्यान आई, मैं शेयर कर दूं। नहीं, नहीं, बहुत सही बात कही। हाँ और 3 देशों का अगर राष्ट्रीय गान उन्होंने लिखा है, तो वो कितने महान हो गए, ये हम समझ ही सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे उनकी रचना से कि जी। आपको उनकी कौन-सी रचना पसंद है? आप हमारे साथ यदि साझा करेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। जी, पिछले कुछ दिनों में मैंने ये एक किताब पढ़नी शुरू की थी, रविंद्रनाथ की कविताएं। कुछ बहुत ही पहुंचे हुए कवियों ने इसका अनुवाद किया है हिंदी में, जैसे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, हंस कुमार तिवारी और भवानी प्रसाद मिश्रा। तो ये बड़ा मुश्किल कार्य आपने दे दिया है मुझे कि कोई एक रचना मैं निकालूं, क्योंकि मेरे पास मोतियों का थाल है। अब इसमें से एक कोई मोती जो मुझे पसंद आए, अब मेरे लिए तो सारे मोती ही बराबर है, सभी जेम्स है। पर प्रतिज्ञा मुझे बहुत भाती है इनकी। जी। शीर्षक है प्रतिज्ञा। मैं तपस्वी नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा कोई कुछ भी कहे। मैं तपस्वी नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा कोई कुछ भी कहे। निश्चय ही मैं तपस्वी नहीं बनूंगा, यदि मुझे तपस्विनी नहीं मिली। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है, यदि वकुल वन नहीं मिला, यदि मन का धन नहीं मिला, तो मैं तपस्वी नहीं बनूंगा। यदि घर के बाहर कोई संसार भर को भुलाने वाली हंसी नहीं मिली, तो मैं घर नहीं छोड़ूंगा। यदि घर के बाहर कोई संसार भर को भुलाने वाली हंसी नहीं मिली, तो मैं घर नहीं छोड़ूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा, उदासी सन्यासी नहीं बनूंगा। यदि मधुर वातास में चंचल नीलांचल ना उड़े, रुंझुन कंकण और नुपुर ना बजे, यदि तपस्विनी ना मिले, तो मैं तपस्वी नहीं बनूंगा, तो मैं तपस्वी नहीं बनूंगा। मुझे तुम्हारी सौगंध है कि यदि अपनी तपस्या के बल पर, मुझे तुम्हारी सौगंध है कि यदि अपनी तपस्या के बल पर नवीन हृदय में कोई नवीन संसार ना गढ़ सका, यदि वीणा के तारों को झंकृत करके किसी के मर्म तक ना पहुंच सका, किसी नई आंख के इंगित को ना पहचान सका, तो मैं तपस्वी नहीं बनूंगा। मुझे तुम्हारी सौगंध है कि यदि अपनी तपस्या के बल पर नवीन हृदय में कोई नवीन संसार नहीं गढ़ सका, यदि वीणा के तारों को
झंकृत करके किसी के मर्म तक ना पहुंच सका, यदि नई आंख के इंगित को ना पहचान सका, तो मैं तपस्वी नहीं बनूंगा। उस तपस्विनी को पाए बिना मैं तपस्वी नहीं बनूंगा। उस तपस्विनी को पाए बिना मैं तपस्वी नहीं बनूंगा। तो ये बहुत थी बढ़िया। रविंद्रनाथ की प्रतिज्ञा। बहुत बढ़िया आपने उनकी कविता हमें सुनाई और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने इतने अच्छे शब्दों को आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे बीच में रखा। तो प्रांशु, आप मुझे ये बताइए कि आपको भी लिखने का शौक है। आप अपना जी। भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं आगे? भविष्य में फिलहाल तो ग्रेजुएशन ही करना चाहता हूँ। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। फिर देखते हैं, क्योंकि राइटिंग तो एक पैशन है, ये तो आप किसी भी प्रोफेशन के साथ साइड बाय साइड कर सकते हो। मैं खुद को इस लायक नहीं मानता जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे फुल टाइम राइटर, या कोई हमारे जो बड़े पहुंचे हुए कवि है, अज्ञेय है या शमशेर बहादुर सिंह है। मैं उस लेवल पर तो खुद को बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। तो वहां तक पहुंचने का अगर मैं सोचूंगा कि फुल टाइम राइटर बन जाऊं, तो वो तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी देखता हूँ, जॉब करके साइड बाय साइड लिखने का काम भी करता रहूंगा। जी, बिल्कुल, उनकी तरह उन तक पहुँचने का तो मुझे लगता है कि इस देश में कोई हिम्मत नहीं करता होगा कि वो जी रवींद्रनाथ जी टैगोर बिल्कुल। जी तरह बन जी सके। जी नहीं, प्रांशु जी। बिल्कुल कोई पहुंच भी नहीं सकता उस लेवल तक। जी, बिल्कुल। प्रांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल युवाओं को यदि हम बड़ों की नज़रों से देखें, तो उनको बहुत ही लापरवाह माना जाता है, अपनी ज़िम्मेदारियों से दूर समझा जाता है और कहीं न कहीं ऐसा सोचा जाता है कि आने वाला भविष्य सुरक्षित हाथों में नहीं है। तो आप भी क्या युवाओं को इसी दृष्टि में जी। देखते हैं? आपके आस-पास के जो लोग हैं या जो आपके दोस्त हैं या सभी हैं, मतलब आपको भी ऐसा लगता है? आपकी क्या सोच है इसके बारे में? ये देखिए, सिक्के के दो पहलू तो होते ही है, पर समाज के दो पहलू नहीं होते, समाज के अनगिनत पहलू होते हैं। अब युवा है, युवा में भी अलग अलग तरीके के लोग हैं। वैसे भी है, ऐसे भी है, तैसे भी है, हर तरीके के हैं। तो वो सिर्फ इस जनरेशन की बात नहीं है, पिछली जनरेशन पर चले जाइए, वहां पर भी वैसे थे। कभी वो भी तो युवा थे। उस समय वो जी। जब युवा थे तो उनके बीच भी वैसे लोग रहे होंगे। जो आने वाली जनरेशन होगी वहां पर भी ऐसे लोग आएंगे। तो ये हर तरह के लोग हमें मिलेंगे। जरूरी नहीं है सारे युवा एक जैसे ही है, नहीं, वेराइटी है और वो रहेगी। जी, तो बिल्कुल। ये और मैं मेरा मानना जानना है। च नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी और आपने बिल्कुल सही बात कही कि हर समय में अच्छा और बुरा हर समय में था। जहाँ पे रावण था, वहाँ पे जी। राम था। तो उस समय राम भी में भी था जब जी। था तो आज भी है। प्रांशु जी, जी। मैं जानना चाहूँगी कि आप देश की छवि कैसी देखते हैं? भविष्य में आप देश को कैसा देखना चाहते हैं? अपना जो भारत देश है, उसको कैसा देखना चाहते हैं? अ, सबसे पहले तो जो मैं एक चीज देखना चाहता हूँ, आज भी अगर कहीं हम लोग लोगों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, तो फिल्मों की या किसी सेलिब्रिटीज की या कहीं पर, सोचिए कैसा होगा अगर लोग इन बातों को छोड़कर नए आइडियाज डिस्कस करने लगे, लिटरेचर डिस्कस करने लगे, नई चीजें, नई इनोवेशन डिस्कस करने लगे। तो मैं अपने, ना केवल अपने देश को अपितु पूरी दुनिया को इस तरीके से देखना चाहता हूँ। ये जैसे कहा जाता है ना, एक वाइल्डेस्ट फैंटेसी, ये मेरी एक वाइल्डेस्ट फैंटेसी है कि लोग आपस में नई इनोवेशंस के बारे में बात करें, नई इन्वेंशंस के बारे में बात करें। पर अभी मुझे लगता नहीं है कि नियर फ्यूचर में वो देखने को मिलेगा। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि हम भी ऐसा देखते हैं कि हीरो असली वही होते हैं जो सच में अच्छा काम करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जी। जो अभिनय करते हैं वो हीरो नहीं होते हैं। डेफ़िनेटली वो एक फ़िल्म के हीरो होते हैं, पर जो रियल जी। लाइफ़ के हीरो होते हैं वो वही लोग होते हैं जो कुछ किसी के लिए हटकर करते हैं, देश सेवा के भाव जी। से करते हैं, देश को आगे पहुँचाने के जी। लिए करते हैं। तो जी। प्रांशु जी, आपने कोई कविता रविंद्रनाथ टैगोर जी पे लिखी हो या अपनी कोई ऐसी रचना आप अगर हमारे साथ हमें सुनाएँगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। अ, रविंद्रनाथ टैगोर पे रचना तो बहुत मुश्किल हो गई, पर जब मैं छोटा होता था ना और मैंने कहीं उनकी ऐसे फोटो देखता था रविंद्रनाथ टैगोर की, तो ये लंबी सी दाढ़ी बढ़ा कर रखी है, मैं कहा पता नहीं क्या आदमी है ये पागल है, मैं कहा कोई, मुझे ऐसा लगता था। तो वो चीज याद करके कुछ लिखा है मैंने पागल बाबा के लिए।
रवींद्रनाथ जी के लिए। बहुत अच्छा तो नहीं लिख पाया क्योंकि आज सुबह ही लिखा था। शीर्षक है पागल। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ क्योंकि पागल ये दुनिया है जो करार देती है मुझे पागल हर मोड़ पे। मैं पागल हूँ क्योंकि पागल ये दुनिया है जो करार देती है मुझे पागल हर मोड़ पे। जब मैं चुनता नहीं रास्ता बनाता हूँ, जब मैं चुनता नहीं रास्ता बनाता हूँ, बुनता हूँ जाल बिछाता नहीं, बुनता हूँ जाल बिछाता नहीं, बस बांधता हूँ कहीं पेड़ों से जिसे चढ़कर चखता हूँ मीठे फल। ये दुनिया कुछ दिमाग सी है, ये दुनिया कुछ दिमाग सी है और मैं सुनता दिल की हूँ, तभी तो मैं पागल कहलाता हूँ, तभी तो मैं पागल कहलाता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता आपने हमें सुनाई प्रांशु जी। प्रांशु जी एक और मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कार्यक्रम के अंत में क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं लेना चाहते कि हम सभी को जी। एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं, जो प्रतिभाएँ सामने नहीं आती, जिन्हें मंच नहीं मिलता और जो आनी चाहिए, जो किसी के लिए इंस्पिरेशन है, हम उन्हें एक मंच देने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु वो मंच हम किसी का समय नष्ट करके नहीं करेंगे। हम उतना ही समय आप लोगों का लेंगे जितना कि आप आराम से हमें दे पाएँगे। तो आप अपनी कोई रचना जो आपके मन के बहुत करीब है, जिसको आप लगता है कि आप उसे देख के एक एक लेखक की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब वो अपनी रचनाएँ पढ़ता है, तो कोई ना कोई ऐसी रचना होती है जिसको देख के उसके चेहरे पे एक अच्छी-सी मुस्कान आती है। तो ऐसी कोई रचना यदि आपकी है तो आप हमें ज़रूर सुनाइए और हम जितना भी आप चाहें हम उतना सुनना चाहते हैं। ये हमारी आपसे ख्वाहिश है। जी, मैं रचना तो कोई और सुनाने वाला था, पर क्योंकि आपने कहा हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है, तो मैं मुस्कान ही सुना देता हूँ। इस कविता का शीर्षक ही मुस्कान है। मुझे बहुत अच्छी लगता है, ये शब्द कितना प्यारा है ना मुस्कान, मतलब इट्स गॉट अ नाइस रिंग टू इट। तो अगर हम मुस्कुराते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो उस पर ये कविता लिखी है, मुस्कान। तुम्हारा चेहरे पर बैठना प्रतीक है, तुम्हारा चेहरे पर बैठना प्रतीक है, खुशी, दुख, अचंभा नहीं, वो प्रतीक है सजीव होने का, प्रतीक इस बात का कि मैं जीवित हूँ उनके लिए, अपने लिए और अपनों के लिए। प्रतीक इस बात का कि मैं जीवित हूँ उनके लिए, अपने लिए और अपनों के लिए। बड़े से बड़ा कपट, भारी से भारी समस्या या कुछ भी, बड़े से बड़ा कपट, भारी से भारी समस्या या कुछ भी, सब फीका पड़ जाता है जब पसरती हो होठों पर तुम। सच में घमंड नहीं हुआ क्या तुम्हें कभी? बड़े से बड़ा कपट, भारी से भारी समस्या या कुछ भी, सब फीका पड़ जाता है जब पसरती हो होठों पर तुम। सच में घमंड नहीं हुआ क्या तुम्हें कभी? वो तुम ही तो हो जो अर्थ देती है मेरे शब्दों को, तुम बिन राख है रचनाएं मेरी। वो तुम ही तो हो जो अर्थ देती है मेरे शब्दों को, तुम बिन राख है रचनाएं मेरी। मालूम है ना तुम्हें, फिर भी इतनी सरल हो तुम। वाकई ये सरलता ही तुम्हें महान बनाती है, ये सरलता ही तुम्हें महान बनाती है। बहुत खूब प्रांशु जी, आपने बहुत सुंदर कविता हमारे बीच रखी और धन्यवाद। मुस्कान सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जी। आजकल कोरोना महामारी की कहर हम सभी के ऊपर है और ऐसे में एक मुस्कान ही जी। एक ऐसी चीज़ है जो हमें बाँटने की ज़रूरत है। दवाइयाँ भी बँट रही हैं, ऑक्सीजन भी बँट जी। रही है, सब कुछ बँट रहा है पर एक मुस्कान की कमी हर जगह पे है। तो हम सभी को यही जी। कहना चाहेंगे कि आप भी मुस्कुराते रहिए और पूरी सकारात्मकता के साथ इस महामारी से लड़िए। और अंत में जी प्रांशु इस जी पर मैं आपसे जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। जी, इस पर मुझे अरुणजीत ठाकुर की कुछ पंक्ति याद आती है, यही कोरोना और मुस्कान पर, कि आंखों से मुस्कुराना सीख लो, होठों ने नकाब पहन लिया है। बहुत अच्छी बहुत अच्छी आपने बात कही और इसके साथ ही प्रांशु जी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से रवींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हमें बताया, अपनी रचनाएँ हमारे बीच में रखी और कहीं न कहीं मेरा सभी युवाओं से यही निवेदन रहेगा कि आपको भी प्रांशु जी से कुछ सीखना चाहिए।
हमें जिस तरह से इन पे गर्व होता है, हमें उम्मीद है कि आप सभी जितने भी इन्हें देख रहे हैं, आपको भी गर्व होगा इन्हें देखकर और आप भी हमारी तरह कह पाएँगे कि जो हमारे देश का भविष्य है, वो सुरक्षित हाथों में है और हमारा जो देश का युवा है, वो बहुत अच्छी सोच रखता है, बहुत ऊँची सोच रखता है और बहुत अच्छे विचार रखता है। इसी के साथ ही प्रियांशु जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और यदि जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आपके बीच में कोई ऐसी प्रतिभा है कि आप ये मंच पे आ सकते हैं, तो आप अपना मैसेज हमें ज़रूर पहुँचाएँ। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको मंच प्रदान करने के लिए कि आप भी अपनी प्रतिभा के बारे में सबको बता सकें। इसी के साथ ही कार्यक्रम संपन्न करने का समय हो गया है। आप सभी को नमस्कार।